आज हम बात करने वाले व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। देखो सबसे पहले समझो कि जो व्हीटस्टोन सेतु है इसे किस वैज्ञानिक ने दिया? इसे दिया आपके व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने। हाँ, और जो आपका सेतु था वो कुछ इस प्रकार से था आपका, तो इसे ही कहते हैं हम आपका क्या? व्हीटस्टोन सेतु। ये जो आपको दिख रहा है परिपथ, विद्युत परिपथ, जो आपका बंद विद्युत परिपथ है, यही क्या आपका व्हीटस्टोन सेतु। इसे किसने दिया था? व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखना, सबसे पहले जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ मैं कुंजी बना लेते हैं इस प्रकार से। जैसे मैं कुंजी को क्या करूंगा? स्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा? कुंजी को स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर V उत्पन्न होगा, जिससे कि आपकी क्या बहेगी? धारा I बहेगी। अब देखो जैसे कि इस प्रकार से आपका पाइप है और ये पाइप दो भागों में इस प्रकार से बढ़ जाता है। तो यहाँ से यदि पानी 10 लीटर आ रहा है तो यहाँ कितना जाएगा? 5 लीटर, और यहाँ कितना चल जाता है? 5 लीटर। मतलब कि यदि आपका पानी जिस प्रकार आता है, यदि रास्ते बदलते हैं तो आपकी धारा भी अपने आप बदल जाती है। तो ऐसे ही, और ये जो आपकी धारा बदलती है वो धारा वही रहती है जो कि 10 लीटर की रहती है। बस 10 लीटर 5 लीटर 5 लीटर में बदल जाता है। तो उसी प्रकार से देखो, यहाँ से धारा I बही। अब देखो यहाँ से जो धारा I है वो कितने भागों में बढ़ गई? 2 भागों में बढ़ गई। पहला भाग में मान लेते हो कि है आपका I1 है, और दूसरा भाग क्या है? I2 है। और यहाँ एक बात याद रखना, ये जो I का मान है ना, वो I1 प्लस I2 के बराबर है। जब मैं I1 I2 को जोड़ूंगा तो मुझे I ही मिलने वाला है। बस यही धारा 2 भागों में बढ़ गई, जैसे यहाँ पे 10 लीटर 5 लीटर 5 लीटर में बढ़ गया है। तो I1 प्लस I2। अब देखो ये धारा क्या जाएगी? I1 और आगे जाएगी। अब देखो ये जो धारा जब I1 यहाँ पे जाएगी, अब ये जो धारा I1 है फिर देखो 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो मैं मान लेता हूं जो आपका पहला भाग है वो क्या है? आपका I3 है। क्या है? आपका I3 है। अब बताओ, यदि इस प्रकार से आप इसे आप क्या समझ सकते हो? संधि समझ सकते हो। यदि यहाँ में से धारा I1 बह रही है, यहाँ में से धारा यदि I3 बह रही है, तो यहाँ में से कितनी धारा बहेगी आपकी? I1 माइनस I3। कितनी बहेगी? I1 माइनस I3। अब वो कैसे? देखो इस प्रकार से, यहाँ से आपकी कौन सी धारा बह रही है? I1 बह रही है। यदि यहाँ से बहने वाली धारा क्या है? आपकी I3 है। सॉरी, यहाँ चलो, यहाँ से बहने वाली धारा यदि I3 है तो यहाँ से कितनी बहेगी? सिंपल सी बात है, हम जानते हैं। इससे हम यदि क्वेश्चन मार्क मान ले तो जो आपका I1 का मान होगा वो किसके बराबर होगा? क्वेश्चन मार्क प्लस I3। यही क्या आपका किरचॉफ का प्रथम नियम कि संधि पर जो आने वाली धारा है संधि से जाने वाली दो धाराओं के योग के बराबर होती है। तो जो I1 का मान होगा वो I3 प्लस क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ क्या मान होगा? तो देखो I3 को मैं इधर ला लूंगा तो क्या हो जाएगा? I1 माइनस I3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखो जो आपकी धारा I1 थी वो अब 2 भागों में बढ़ने वाली थी, तो एक बढ़ गया I3 में। अब यदि एक I3 बढ़ गई है तो दूसरी क्या हो जाएगी? I1 माइनस I3 हो जाएगी। कहां से निकाले हमने? किरचॉफ के प्रथम नियम से निकाले। हाँ, उसके बाद देखना, चाहे तो मैं ना ये I1 माइनस I3 के स्थान पे I4 भी मान सकता था। जैसे कि मैंने जब I आपकी बही तो मैंने इसे I1 माना, इसे I2 माना। फिर जब ये और हुई तो इसे I3 माना, इसे मैंने क्या मान लिया? I4 मान लिया। मैं मान सकता था लेकिन इसलिए नहीं माना, वो क्या है? बहुत अधिक वेरिएबल हो जाते फिर, मतलब कि I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए मैंने किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया, क्या कर लिया? I1 माइनस I3 कर लिया। हाँ, अब देखो ये धारा क्या जा रही है? I2 जा रही है इस प्रकार से धारा, और ये क्या है? आपकी संधि है। तो देखो इधर से कितनी धारा आ रही है? I3। इधर से कितनी आ रही है? I2। तो संधि के बाद से कितनी जाएगी आपकी? I2 प्लस I3 है। कितनी जाएगी? I2 प्लस I3। यदि यहाँ से I3 आ रही है, इधर से I2 जा रही है, तो यहाँ से कितनी जाएगी? I2 प्लस I3 जाएगी। तो हाँ, तो देखो I2 प्लस I3 जा रही है यहाँ से, I1 माइनस I3 जा रही है यहाँ से। फिर से ये क्या होगी? आपकी संधि पर मिलेगी, और संधि पर जब मिलेगी तो ये कितनी बन जाएगी? आपकी I1 प्लस I2 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? I1 प्लस I2 बन जाएगी। अभी बता दो कैसे बनेगी। और देखो I1 प्लस I2 का मान किसके बराबर है? I के बराबर है। तो I1 प्लस I2 के स्थान में मैं लिख सकता हूँ I। तो देखो हमने कितनी धारा भेजे थे? I धारा भेजे थे, और ये I धारा पहले I1 प्लस I2 में बढ़ती, फिर ये जो I1 धारा है वो I3 और I1 माइनस I3 में बढ़ती। I1 माइनस I3 आगे जा रही है, I2 और I3 आपस में मिले तो किसमें बढ़ती? I2 प्लस I3। और जब ये आपस में मिली तो क्या बन गई? आपकी I1 प्लस I2, जो कि किसके मान के बराबर है? I के बराबर। मतलब ये जो हमने धारा का वितरण किया वो सही किया। अब देखो कैसे आएंगे। हम जानते हैं जो संधि पर जो आने वाली धारा का मान है संधि से जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है। बेसिकली मुझे यहाँ की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं यहाँ की वैल्यू को यदि क्वेश्चन मार्क मान लूं तो क्या हो जाएगा? आपका I1 माइनस I3 प्लस क्या हो जाएगा? आपका I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन मार्क। मतलब संधि पर जो आने वाली धारा है संधि से जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो देखो I3 से I3 कैंसिल, कितना बच जाएगा? I1 प्लस I2 बच जाएगा, और यही I1 प्लस I2 किसके बराबर थी? आपकी I के बराबर थी। तो इस प्रकार से यहाँ से जो धारा निकलेगी वो कितनी धारा निकलेगी? I धारा ही निकलेगी। हो गया। अब हमें क्या है? लगाना है यहाँ पर जो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है।
उसके पहले हम और एक चीज मान लेते हैं कि ये जो आपका प्रतिरोध है वो कितना है, आपका R5 है। माना ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R5, ये R2, ये R3, ये R4। अब हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। लेकिन देखिए किरचॉफ का नियम हम तभी लागू कर सकते हैं, अर्थात जब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ रहे थे तो हमने एक चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी। जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो प्लस का माइनस का ही लेते हैं, और यदि हम धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो प्लस का ही लेते हैं। बैटरी का यदि धनात्मक श्रेय मिलता है तो माइनस का ही लेते हैं, और यदि ऋणात्मक श्रेय मिलता है तो प्लस का ही लेते हैं। तो वही चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, लेकिन उस चिन्ह परिपाटी को हम तभी लगा सकते हैं जब हम एक बंद विद्युत परिपथ लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ जो आपका बंद विद्युत परिपथ है वो हम पहले कौन सा लेंगे, ए बी डी ए, अर्थात जो मेरा पहला परिपथ होगा वो कौन सा होगा, ए बी डी ए परिपथ होगा। पहले इस परिपथ में मैं क्या लगाऊंगा, किरचॉफ का जो हम द्वितीय नियम पढ़े थे तो जो चिन्ह परिपाटी दिए थे उसे मैं अप्लाई करूंगा। उसके बाद मैं ले लूंगा आपका बी सी डी बी, अर्थात आपका ये वाला परिपथ बी सी डी बी, मतलब कि बी सी डी बी परिपथ ले लूंगा मैं। ओके, अब सबसे पहले मैं ए बी डी ए परिपथ में लगाऊंगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखो सबसे पहले हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। देखो जब हम ए से बी जा रहे हैं तो हम कहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, धारा भी उसी मार्ग में जा रही है। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं धारा भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या लेते हैं, विद्युत धारा को क्या लेते हैं, हम माइनस में लेते हैं, है कि? तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का I1 इंटू R1 ले लेंगे। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा भी जा रही है, तो क्या हम धारा का मान माइनस में लेंगे, माइनस I1 और ये R1, तो माइनस I1 इंटू R1। उसके बाद कहां जाएंगे हम, बी से डी। तो देखो जब हम बी से डी जा रहे हैं, जब हम बी से डी जा रहे हैं और धारा भी कहां से जा रही है, बी से डी जा रही है, I3 जा रही है, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा भी जा रही है, तो यहाँ पर भी जो धारा का मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, अर्थात जो I3 का मान आएगा वो माइनस में आएगा। उसके बाद जो आपका प्रतिरोध है वो कितना है, आपका R5 है। प्रतिरोध कितना है, आपका R5 है। ओके, उसके बाद हम कहां से कहां जाएंगे, डी से ए जाएंगे, अर्थात कहां से कहां जाएंगे, डी से ए जाएंगे। देखिए हम जा रहे हैं डी से ए, लेकिन धारा बह रही है ए से डी के बीच में, अर्थात हम जा रहे हैं इधर, धारा की दिशा है हमारे विपरीत, तो यहाँ हम जो धारा का मान लेंगे वो क्या लेंगे, आपका प्लस में लेंगे। ओके, तो प्लस का I2 इंटू R2, और इसको हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ओके, अब हम लगाएंगे बी सी डी बी परिपथ में, मतलब कि इस परिपथ में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कहां जाएंगे, बी से सी। तो देखिए जब मैं बी से सी जाऊंगा, कहां जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, तो देखिए हम बी से सी जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में क्या जा रही है, आपकी धारा भी जा रही है। देखिए I1 माइनस I3 यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा है, और हम भी जा रहे हैं बी से सी की डायरेक्शन में, और I1 माइनस I3 धारा भी जा रही है बी से सी के ही मार्ग में। तो यहाँ जो आपका धारा का मान आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब क्या आ जाएगा आपका I1 माइनस I3, और सामने क्या आ जाएगा, माइनस, और कौन सा प्रतिरोध मिल रहा है, आपका R3 प्रतिरोध मिल रहा है। ओके, इसके बाद कहां जाएंगे हम, सी से डी, अर्थात सी से हम डी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, लेकिन जो आपकी I2 प्लस I3 धारा है वो कहां से कहां जा रही है, वो जा रही है डी से सी। हम जा रहे हैं सी से डी, धारा जा रही है डी से सी, तो हम जो धारा का मान लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो क्या आएगा, I2 प्लस I3, धारा का मान पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद आपका प्रतिरोध क्या है, आपका R4 है। इस प्रकार से है आपका, फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर हम कहां से कहां जाएंगे, डी से बी, अर्थात डी से बी जाएंगे। अब देखो हम जा रहे हैं डी से बी, लेकिन धारा बह रही है कहां से कहां तक, बी से डी, अर्थात हम जा रहे हैं डायरेक्शन में, लेकिन धारा क्या है, हमारे विपरीत है। तो हम जो आपकी धारा I3 उसे क्या ले लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। कौन सी धारा लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में धारा को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका R5 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, हम एक बात मान लेंगे यहाँ पर, माना जो I3 है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब कि यहाँ में से जो बहने वाली धारा है वो कितनी है, आपकी 0 है। यहाँ में से बहने वाली धारा कितनी है, आपकी 0 है, मतलब यहाँ से जो धारा बह रही है मतलब I3 का मान कितना है, 0 है। तो देखो यहाँ पर I3 के साथ भी 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का I इंटू R1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इंटू R5 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू R5 कितना होता है, 0 ही होता है, और 0 में से यदि मैं माइनस के I इंटू R1 को घटाऊंगा तो मुझे माइनस का I इंटू R1 ही मिलेगा। तो देखो यहाँ से क्या संबंध निकल सकता है कि आपका प्लस का I2 इंटू R2, फिर से यहाँ पे 1 लिखना भूल गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इतना समझ में आता है। इसके बाद देखो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, I3 को 0 रख दो,
जहां जहां I3 वहां पर क्या रख दो, 0 रख दो। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस I1 माइनस I3 की वैल्यू कितनी रखना है, 0। फिर क्या है आपका R3 प्लस यहाँ पर भी I3 के मान को क्या रखना है, 0। फिर क्या आ जाएगा R4। यहाँ पर भी I3 के मान को कितना रखना है, 0 इंटू क्या हो जाएगा आपका R5 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू R5 कितना हो जाएगा, 0। और 0 में यदि मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका, इतना ही आएगा। अब देखो I2 प्लस 0 कितना होता है, I2 होता है, और I1 माइनस 0 कितना होता है, I1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे यदि मैं लिखूं तो हो जाएगा माइनस का I1 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का I2 इंटू R4। कितना हो जाएगा, प्लस का I2 इंटू R4। अब देखना है जो आपका माइनस का I1 है ना, मैं इसे क्या ले जा लेता हूँ, इस साइड में ले जा लेता हूँ, और यहाँ पर भी ऐसे करता हूँ, माइनस का I1 को मैं इस साइड में ले जा लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1 इंटू R1 यदि इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इधर बचा रहेगा आपका I2 इंटू R2, इधर क्या जाएगा I1 इंटू R1, तो क्या बन जाएगा प्लस का I1 इंटू R1। यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा I2 इंटू R4, यहाँ पर बच रहा है, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो I1 इंटू R3 आगे इतना। अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो आपको क्या करना है, इस I2 को इधर भेजना है आपको, और ये जो R1 है उसे कहाँ पे लाना है आपको, यहाँ पर लाना है। हाँ, I2 को इधर भेजना है, R1 को कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है, I2 को इधर भेजना है और R3 को कहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है। तो देखना, बंद करते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, I2 को इधर ले जाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R4 बच जाएगा। अब देखो I2 किस में, गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा I1 अपॉन I2 इंटू क्या है आपका R3 है। अब देखो R3 को यदि मैं इधर भेजूंगा तो किस में आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितना है, R4 अपॉन R3 है। हाँ, उसके बाद देखना यहाँ पर मैं ऐसे करूंगा, I2 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो I2 गुणे में है, इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, आपके भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो जो आपका R1 और जो R2 है, मतलब जो आपका R1 को जब मैं इधर ले दूंगा तभी किस में, गुणा में, इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपके I1 अपॉन I2 की वैल्यू अगर वो कितनी आ गई, R2 अपॉन R1, और यहाँ से कितनी आ गई, R4 अपॉन R3। अब देखो इस समीकरण को यदि मैं 1 दे दूं और इस समीकरण को यदि मैं 2 दे दूं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो बाह्य पक्ष है ना वो क्या है, बराबर है। तो अपने आप दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आपका R2 अपॉन R1 बराबर हो जाएगा आपका R4 अपॉन R3। बस आप समीकरण 1 का उपयोग करना, R2 अपॉन R1 लिखना। अब बताओ I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी है, R4 अपॉन R3। तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो आपका R2 अपॉन R1 है वो R4 अपॉन R3 के बराबर है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, पलट देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। मैंने इसे भी पलट दिया, इसे भी पलट दिया। तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि जो R1 और R2 का जो अनुपात आएगा वो किसके बराबर है, इस R3 और R4 के अनुपात के बराबर है। कब है, जब मैंने किसी 0 माना हो, जब मैंने I3 को क्या माना हो, 0 माना हो। मतलब कि जब इस प्रकार से आपकी व्यवस्था दी हो और बीच में से जाने वाली धारा का मान क्या हो, 0 हो, I3 का मान 0 हो, तो जो आपके प्रतिरोध होंगे, इस प्रकार से जो प्रतिरोध होंगे उनका अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, जो इस प्रकार से प्रतिरोध होंगे उनके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। R1 अपॉन R2 किसके बराबर होगा, R3 अपॉन R4 के। और ये कब होगा, जब I3 बराबर 0 हो। तो इसका उल्टा भी सही होगा। कैसा उल्टा, कि यदि आपका R1 अपॉन R2 किसके बराबर होगा, R3 अपॉन R4 के बराबर होगा, तब क्या होगा, I3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका उल्टा भी सत्य होगा। मतलब कि जब R1 अपॉन, मतलब जब I3 को हम 0 रखते हैं तब हमें R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 मिल रहा है। इसका यदि उल्टा करें, मतलब कि यदि मैं R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 की वैल्यू सेम मिल रही है, तब I3 का मान कितना होगा, 0 होगा, जहां पर I3 क्या है, बीच में से बहने वाली धारा। तो ना व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यही है कि यदि जो बीच में से जो जाने वाली धारा है उसका मान यदि 0 हो, तो R1 अपॉन R2 का मान किसके बराबर होता है, R3 अपॉन R4 के बराबर होता है। या दूसरा क्या है, यदि R1 अपॉन R2 किसके बराबर, R3 अपॉन R4 के बराबर हो, तो आपका I3 क्या होता है, 0 होता है। अब इसी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आपका क्या काम करता है, मीटर सेतु काम करता है। क्या करता है, मीटर सेतु। मीटर सेतु भी कुछ इसी प्रकार का होता है, उसे भी समझेंगे। पहले जो आपका है ना मीटर सेतु, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत रहा